अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज के दिन हम कह सकते हैं एक पॉजिटिव डायरेक्शन नज़र आ रही है। फाइनली मार्केट के अंदर मंडे से कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। अगर हम 2 या 3 मंडेज उठा के देखें तो वहाँ पे नेगेटिविटी स्टार्टिंग ऑफ द डे देखी गई है, लेकिन आज के दिन फाइनली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल होते हुए दिखाई दे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें पेंडोरा बॉक्स की तो वहाँ से भी कुछ न्यूज़ हैं। 700 पाकिस्तानीज़ के नेम्स हैं उसमें, तो वो एक कॉशियस स्टैंस रखे हुए हैं पाकिस्तानीज़ के ऊपर। लेकिन इसके साथ साथ इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट्स की बात करें, तो वो तमाम चीज़ें निगलेक्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। और फाइनली आज के दिन एक ज़बरदस्त आगाज़ देखा गया है मार्केट का। लेट्स होप फॉर द हम कह सकते हैं पूरे वीक के अंदर कि फाइनली मार्केट के अंदर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो, बुल्स का होल्ड मजबूत हो। होप फॉर द बेस्ट। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही। ओपन हुई मार्केट 44,871.70 के लेवल पर। हायर साइड मार्केट गई 45,105.04। लोअर वॉज 44,561.82 एंड फाइनली क्लोजर 45,044.50, यानी कि वेल अबव 45,000 साइकोलॉजिकल बैरियर आज क्लोजर रहा है। 172.8 का इजाफा आज की मार्केट में देखा गया। टर्नओवर में करंटली 267.21 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। 0.25 का इजाफा देखा गया है फ्राइडे के मुकाबले में। एंड फाइनली वैल्यू देखी जा रही है 10.09 बिलियन रुपीज़। एंड वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी, आज सब जगह ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। हमने उसमें परफॉर्मेंस में भी देखा, वॉल्यूम लीडर्स में भी देख रहे हैं। टेलीकार्ड इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 1.34 के इजाफे के साथ। 19.19 पे क्लोजर। 25.66 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। WTL सेकंड स्कॉट पे 0.15 का इजाफा देखा गया। और इसके साथ साथ ये भी मजीद हम आपको बताएंगे चीज़ें, लेकिन बात हो रही है ओवरऑल स्क्रिप्ट्स की। यहाँ पे थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन देखी जा रही है, जिसमें हम देख सकते हैं कि इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर जो रुझान है वो काफ़ी हद तक थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में, पेनी स्टॉक्स में दिखाई देता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं जी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस पे बात होने वाली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो ओवरऑल आजकल सिनेरियो चल रहा है, डॉलर की प्राइस अप्रिशिएट कर रही है और चीज़ें कंपाइल होकर काफ़ी हद तक नेगेटिविटी प्रिवेल कर रही हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसा क्यों कर रही हैं, या ये जो लैक ऑफ ट्रिगर्स दिखाई दे रहे हैं, गुड न्यूज़ के ट्रिगर्स जो हैं वो काफ़ी हद तक लैक हो रहे हैं, आज के दिन हम बात करेंगे। साद अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप हेड ऑफ रिसर्च हैं इंटर मार्केट सिक्योरिटीज़। अस्सलाम वालेकुम साद, वेलकम टू द शो। थैंक यू। साथ सबसे पहले ये बताइए, एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हो रही होती है, बड़ी अच्छी सी मार्केट जा रही होती है, बहुत सारे सेंटिमेंट्स अलग अलग सेक्टर्स में प्रिवेल हो रहे होते हैं। एट द एंड ऑफ द डे कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट को हम कहेंगे ख़राब कर देता है या एक नेगेटिव इम्पैक्ट देता है। ऐसा क्यों है? देखिए, हमारी जो बाज़ार है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, तो हाल में अगर अच्छी ख़बरें भी हों तो बाज़ार अगले 6 महीने और 12 महीने का व्यू बना रही होती है। ठीक है, तो इसमें आउटलुक पे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज़ होती है ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट या ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, जो आजकल हमारे सामने बहुत सारी आ जाती हैं, ठीक है, उसकी वजह से इन्वेस्टर का सेंटिमेंट या मूड ख़राब होता है, तो अच्छे स्टॉक्स में भी वो नेगेटिव परफॉर्म कर रहे होते हैं। राइट, अच्छे स्टॉक्स में भी नेगेटिविटी देखी जा रही थी, लेकिन साथ वो तो जैसे 2 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, कोई न्यूज़ आ जाए तो उसके बाद होना चाहिए ना। कि तो कॉन्स्टेंटली हम देख रहे हैं 4 वीक्स हो गए, उसके बाद मार्केट ने आज फाइनली, हम कह रहे थे एक टिपिकल मंडे नहीं रहा आज, तो कैसा दिखाई दे रहा है? देखिए, अब तक की जो परफॉर्मेंस थी उसमें जैसे आपने कहा सीरीज़ ऑफ बैड न्यूज़ थे। ये अगर आप देखें तो ये स्टार्ट हुआ है बजट से, जब IMF के साथ जो हमारी बातचीत थी वो थोड़ी डिसरप्ट हो गई थी। उसके बाद फिर हमने बेसिकली कमोडिटी प्राइसेस में देखा कि वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, कुछ इंडस्ट्रीज उसको पास ऑन नहीं कर पा रही। हाल में हमने देखा मॉनेटरी टाइटनिंग भी शुरू हो गई है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं 25 पिप्स। तो बट बाज़ार जैसे मैंने आपको कहा फॉरवर्ड लुकिंग है, तो वो एक्सपेक्ट कर रही है कि आगे और बड़े मूव्स हो सकते हैं। ये पेंडोरा पेपर्स की न्यूज़ आई है, इतना ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, बट देन अगेन इट्स एडिंग ऑन टू द सीरीज ऑफ नेगेटिव न्यूज़। राइट, तो क्या समझते हैं आप, क्या बिजनेस कम्युनिटी भी खौफ रहेगी क्योंकि उनके नाम तो नहीं आए, या फिर ये नाम रिवील हो चुके हैं, आप समझते हैं कि कुछ हैं ऐसी चीज़ें?
इस जो पे नेगेटिव अगर हो आप सकती देखें, हैं? जैसा आपने बताया कि आज बाज़ार का परफॉर्मेंस नेगेटिव नहीं था, ये बड़ा, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ बेसिकली, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि बाज़ार ने इसको बहुत बड़ा नेगेटिव नहीं समझा, क्योंकि कोई बड़े नाम इसमें रिवील नहीं हुए हैं, और अगर हुए भी हैं तो उसमें इतना बड़ा रिस्क नज़र नहीं आ रहा जितने कि पैनामा पेपर्स में नज़र आया था। ज़ाहिर है उसके बाद डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर हैपेंड, तो इतना बड़ा रिस्क बाज़ार परसीव नहीं कर रही। राइट। तो हमारे मतलब लीडर के प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हैं अभी, और हम ऑनेस्ट हैं, जी, इससे तो जी, ये एक बात साबित जी, होती है। जी। अच्छा अच्छा से कम टू द पॉइंट, क्या देखा जा रहा है इस सिनेरियो में? इन्वेस्टर्स के जो एक सेंटिमेंट्स हैं या उनका रुझान है वो किस टाइप का है, और मार्केट के अंदर अब जो एक सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है या फिर एक जो ट्रेंड बिल्डअप हो रहा है वो किस साइड पे जाते हुए दिखाई दे रहा है? देखिए, अब तक तो काफ़ी वीक रहा है, नेगेटिव रहा है, और हमने देखा भी है मार्केट काफ़ी नीचे भी आई है, ठीक है। बट अक्टूबर में एक बड़ा इवेंट होने वाला है, हमारी आईएमएफ से बातचीत दोबारा रिज्यूम होगी। इनफैक्ट वो आज ही स्टार्ट हो गई है, और हम फाइनेंस मिनिस्टर का भी प्लान है वाशिंगटन जाने को, तो बहुत सीरियस एफर्ट गवर्नमेंट शो करेगी टू द आईएमएफ टू किक स्टार्ट द प्रोग्राम जो रुक गया है। और अगर ये चीज़ हो जाती है तो ये इतनी सारे नेगेटिव्स हमने हाल में देखे हैं, ये ओवरशैडो हो जाएंगे, बाज़ार का मूड हो सकता है कि स्विंग हो जाए पॉजिटिव की तरफ। राइट। अच्छा, कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी आ रहे हैं आज के दिन, मंडे, मतलब एक पॉजिटिव, आज हम कहेंगे सारी चीज़ें भी ग्रीन, स्क्रिप्ट्स भी ग्रीन, सब कुछ ग्रीन देख रहे हैं। पीटीआई की जानिब से यानी कि गवर्नमेंट की जानिब से एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च हो रहा है, तो क्या समझते हैं आप, क्या अच्छा इम्पैक्ट आएगा और कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा इससे पार्टिसिपेशन लेंगे? देखिए, पीटीआई गवर्नमेंट अब तक जाहिर है हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं थी, और ये हमें 2 से 3 साल लगे हैं इकोनॉमी को स्टेबल करने में, कोविड जैसे रिस्क को बर्दाश्त करने में। तो अब ये वो पॉइंट है जब गवर्नमेंट को ये फील हो रहा है कि वो अपने कुछ सोशल इकोनॉमिक प्रोग्राम्स यहाँ से शुरू कर सकती है, फिस्कल साइड पे इतना स्पेस है कि वो स्पेंड कर सके। तो वो हाउसिंग स्कीम एक है, उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बातें हैं, तो इस तरह के प्रोग्राम्स, स्मॉल बिजनेसेस को इंसेंटिवाइज करने की बातें हैं, जो स्टेट बैंक भी उनको सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट को। तो ये सारी चीज़ें एक साथ जब आएंगी तो आप जो छोटे इंटरप्राइजेज़ हैं और छोटी तबके के जो लोग हैं वो यहाँ पर सपोर्ट होंगे, ताकि आपकी इकोनॉमी यहाँ से मज़ीद इम्प्रूव करे। अब तक तो जैसे हम लार्ज बिजनेसेस को देख रहे हैं वो तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, बट अब अगर आप छोटी बिजनेस को भी रिवाइव करेंगे तो ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो जाएगी। एसएमईज़ के ऊपर या एक मुतवस्सित तबका जो गरीब तबका है उसके ऊपर काफ़ी फोकस रहा है, हमेशा से ही हम देख रहे हैं, कोविड के दिनों में भी काफ़ी फोकस था और अभी भी यही देखा जा रहा है। तो आप समझते हैं उनको उठाना भी एक नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि जाहिर सी बात है गुर्बत को भी ख़त्म करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को भी ख़त्म करना है। आई थिंक गवर्नमेंट, जो पीटीआई गवर्नमेंट है, उनका एजेंडा शुरू से यही रहा है, बट जाहिर है इकोनॉमी की वजह से और जो हमें अब तक ऑस्टेरिटी मेजर्स लेने पड़े थे उसकी वजह से वो फोकस नहीं कर पाए। तो यहाँ से अब फोकस उन्हीं पर आएगा। आई थिंक 2 साल बचे हैं इस गवर्नमेंट को, तो मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज होगा आपके अंडर कवर्ड सेगमेंट्स ऑफ द इकोनॉमी के क्योंकि लिए। स्टार्ट में काफ़ी पॉपुलर डिसीजंस जी, भी लिए गए जी, और अनपॉपुलर डिसीजंस जी, भी लिए गए, जी। जिससे काफ़ी इनको तनकीद का भी सामना करना बिल्कुल। पड़ा। बात कर रहे हैं मार्केट की, बात हो रही है ऑब्वियसली, तो मैं पूछना चाहूँगी अब जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है मार्केट टेक्निकल टर्म्स में कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है, यानी कि हम 45,000 पे आज फाइनली हमने टच कर लिया है, तो अब ये जो स्टैंस है वो अपसाइड या अपवर्ड की जो एक ट्रेंड शो करेगा और इसके साथ साथ जाएगा, तो कितना ऊपर तक जा सकता है इस ईयर एंड तक? देखिए, अगर इस तरह के इवेंट्स हो जाते हैं कि हमारे आईएमएफ के साथ बातचीत कंटिन्यू हो जाती है और इकोनॉमी में अभी कोई इस तरह का कोई एलिमेंट नहीं आता कि हम रुपी और मज़ीद तेज़ी से डेप्रिशिएट हो, वो तो होगा पर बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट ना हो, ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस कुछ कम हो जाए। आज ओपेक की मीटिंग है, अगर वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं कि ऑयल प्राइसेस में कमी आ जाए, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन शायद मार्केट को रिवाइव कर देगा। पॉसिबल है कि हम 50,000 का लेवल भी जा सकें आखिरी क्वार्टर में। हमने लास्ट ईयर भी देखा था, एक बड़ी रैली क्रिएट हुई थी लास्ट क्वार्टर में, तो हम रूल आउट नहीं कर सकते, बट ये पॉजिटिव इवेंट्स को होना पड़ेगा, एक साथ आना पड़ेगा, एंड द पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए। ऑब्वियसली वी आर ऑप्टिमिस्टिक के आने वाले दिनों में चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं, लेकिन जो
एक सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, यानी कि हम इंटरनेशनली बात करते हैं, ग्लोबली जो चेंजेस आए उनके बारे में बात करते हैं। इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई दिखाई देती है, अभी उसके फर्दर इम्पैक्ट पाकिस्तान में आने हैं, तो कैसे टैकल होंगी चीज़ें, और सबसे पहले जो इंटरनेशनली जो चीज़ें चेंज हो रही हैं उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, इन्फ्लेशन का जो सबसे बड़ा आई थिंक अगर आप इफ़ेक्ट देखें इस वक्त, तो एक तो डॉलर दुनिया भर में सारी करेंसी के अगेंस्ट अप्रिशिएट कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, और हमारी करेंसी ने भी डेप्रिशिएट किया है उसके डॉलर के अगेंस्ट। तो एक तो ये बड़ा एलिमेंट है, और डॉलर अप्रिशिएट करने की वजह से हमारे इंपोर्ट्स भी महंगे होते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट जो स्टेप्स ले रही है कि इंपोर्ट्स को किसी तरह रोका जाए, जो $6 बिलियन पर मंथ जैसे इंपोर्ट्स आ रहे हैं उसको किसी तरह 5 या उससे कम तक लाया जाए। अगर ये चीज़ अचीव हो जाती है इन द कमिंग मंथ्स, तो शायद हम स्टेबलाइज कर पाएंगे इस एनवायरनमेंट में। लेकिन ये कंटिन्यू करते हुए रहेगा कि US डॉलर बाकी करेंसी से अप्रिशिएट करेगा इन अ इन्फ्लेशनरी इन्वायरमेंट। और बहुत सारी कमोडिटीज़ में एक शॉर्टेज क्रिएट हुआ है, सप्लाई शॉर्टेजेस। जैसे ऑयल में अगर आप देखें तो ऑयल में अभी कोविड, चूँकि वैक्सीनेशन हर जगह बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो इकोनॉमीज़ खुल रही हैं, लॉकडाउन्स हट रहे हैं, तो बहुत तेज़ी से डिमांड बढ़ा है, तो ऑयल उसको मैच नहीं कर पाया। तो आज की मीटिंग भी है ओपेक की टू बेसिकली रिलीज़ मोर ऑयल इन द मार्केट। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो फिर बाज़ार थोड़ा चीज़ें थोड़ी संभल सकती हैं। अच्छा, और साथ जी प्लीज़। आई थिंक यही मैं ऐड करूँगा कि इन्फ्लेशन, अगर ग्लोबल इन्फ्लेशन भी एनर्जी प्राइसेस की वजह से है। राइट। अच्छा साथ, अगर ऑब्वियसली ओपेक से सप्लाई जो है वो बढ़ा दी जाती है, यानी कि जो अभी सप्लाई कट चल रहा था, लेकिन अब अगर वो प्रॉपर्ली लीनियंसीज दे दी जाती हैं, तो आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में ऑयल प्राइस भी नीचे जा सकते हैं, यानी कि अभी $75-76 के अराउंड ट्रेड कर रहे हैं? बिल्कुल, आई थिंक उसका मकसद यही होगा कि ऑयल प्राइसेस को थोड़ा नीचे लाया जाए, क्योंकि जो हाई दिखाई दे रहे हैं काफ़ी। जी, क्योंकि ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ जो हैं वो इस वक्त, जैसे आपने कहा, हाई इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट से गुजर रही हैं। उसमें US भी आ जाता है, ब्रिटेन भी आ जाता है, इंडिया भी आ जाते हैं, तो ये सारी कंट्रीज़ का एक प्रेशर भी होगा ओपेक को कि आप थोड़ा सा रिलीज़ करें ताकि ऑयल प्राइसेस कम हो। राइट। और अब जबकि चैलेंजेस भी हैं, उनको टैकल भी करना है, कोविड के बाद ज़्यादा चैलेंजेस सर उठाने लगे हैं, तो उनको टैकल करने के साथ साथ अब अगर ऑयल भी बढ़ जाएगा तो ये तमाम चीज़ें मुश्किलात ही जो है वो क्रिएट करेंगी। अच्छा, इसके साथ साथ IMF का जिक्र हो रहा था, तो चैलेंजेस अभी IMF के हवाले से या डिफरेंट डॉलर प्राइस, डॉलर एप्रिसिएशन के हवाले से काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वन बाय वन आप समझते हैं कि टैकल हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि IMF से इटसेल्फ एक क्रूशल डिस्कशन होगी, ऑब्वियसली कुछ माइन्यूट लेवल्स पे जो हैं वो चीज़ें चेंज की जाएंगी, टैरिफ्स इंक्रीज़ किए जाएंगे, तो क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसमें ज़िक्र हो सकता है? आई थिंक 3 चीज़ें हैं, या आप कह लें 3 चीज़ें हैं, जिसमें एक पावर टैरिफ हाइक है जी, ठीक है, जो पेंडिंग था और जिसकी वजह से प्रोग्राम रुक गया था। सेकेंडली, स्टेट बैंक और नेपरा के एक्ट पास होने थे पार्लियामेंट में, वो पास नहीं हुए थे। और थर्ड, जो टैक्स कलेक्शन टारगेट्स हैं, वो एक तीसरी चीज़ है जो IMF इन मुज़ाकरात में या नेगोशिएशंस में डिस्कस करेगी। ठीक है। और क्योंकि हमारी सिचुएशन अभी थोड़ी ऐसी है कि वी वुड वांट कि IMF का प्रोग्राम रीस्टार्ट हो जाए, गवर्नमेंट को शायद थोड़ा कंसीड करना पड़े, जैसे पावर टैरिफ हाइक पे अगर वो थोड़ा स्टबर्न हो रहे थे या वो रोक रहे थे कि अभी नहीं करना चाहिए, शायद गवर्नमेंट उस पर अग्री कर ले और शायद IMF के एंड से भी थोड़ी रिलैक्सेशन आ जाए। $6 बिलियन तकरीबन हमें इस ट्रांच में आएंगे। हमने अभी तक $6 बिलियन में से $2 बिलियन रिसीव कर तो लिए हैं। इसमें कितने आएंगे हमारे पास इस अभी tranche के हमारा अंदर? अगर IMF प्रोग्राम नहीं रुका होता तो हमें इमीडिएटली $1 बिलियन मिल जाते, नेक्स्ट ट्रांच जो है। ओके, हम ऑयल भी अब डेफर्ड पेमेंट में दोबारा लेने वाले हैं, सऊदी अरब ऑब्वियसली यस हेल्प कर रहा है हमें। ये एक एडिशनल प्रोग्राम है जिसमें $3.6 बिलियन का 2 सालों का, जिसमें हर महीने में $150 मिलियन की जो ऑयल पेमेंट्स होंगी वो डिफ़र हो जाएंगी अगले साल तक। ठीक है, तो आप कह लें कि हमारे इंपोर्ट्स $150 मिलियन से कम होंगे। और ऑब्वियसली ऑयल महंगा है, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। हमारे पास जब चीप प्राइसेस थे तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था, हमें ज़्यादा ऑयल मैसर था, अब ज़रा थोड़ा एक नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तमाम पूरे साल के लिए हमें काफ़ी होगा।
ये 2 साल के लिए होगा, पर नहीं, इसके अलावा भी हमें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि हमारा ऑयल बिल एटलीस्ट $2 बिलियन का होता है पर मंथ। अच्छा। तो आपको फिर $150 मिलियन तो बहुत कम है उसको कम करने के लिए, तो शायद हमें कुछ और मेजर्स भी लेने पड़ें, ये Right. काफ़ी नहीं होगा। इतना काफ़ी नहीं है, अभी जी। बहुत काम करना है और बहुत सारे जो है चीज़ें हैं, मेजर्स हैं, वो लेने हैं। अच्छा, इसके साथ साथ इंटरनेशनली ही बात हो रही है तो और चीज़ें भी डिस्कस कर लेते हैं। बायलैटरल रिलेशन कैसे देख रहे हैं? अब अफ़गानिस्तान के साथ जो चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, पूरी दुनिया की एक पॉलिटिक्स चेंज हुई है, इसको कैसे कमेंट करेंगे? देखिए, इसमें अभी एक आप कह लें एक टिपिंग पॉइंट था, या एक थोड़ा नर्वस क्रिएट करने वाला एक पॉइंट था, जब यूएस की सेनेट में एक बिल पास हुआ था कि अफ़गानिस्तान में जिन कंट्रीज़ ने उनको असिस्ट किया है तालिबान को, उन कंट्रीज़ पे सैंक्शंस लाया जाए, और ज़ाहिर है उसमें हिंट पाकिस्तान का ही था। अच्छा। बट उसके बाद हमने डेवलपमेंट्स ये देखी हैं कि पाकिस्तान आसानी से अपने आप को डिफेंड कर सकता है इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी, क्योंकि जो भी मेजर्स हुए जिसकी वजह से तालिबान ने टेक ओवर किया है वो यूएस की ही डायरेक्शन पे था। अच्छा। तो हमारे बायलैटरल रिलेशंस अफ़गानिस्तान की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा मैनेज किया है मेरे हिसाब से, तो बहुत सारी आपकी वेस्टर्न कंट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान को कमेंड कर रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तान ने उनकी एग्ज़िट में भी असिस्ट किया था वेस्टर्न कंट्रीज़ को, तो इस वक्त पाकिस्तान ने इस सिचुएशन से एडवांटेज भी एक फ़ायदा भी उठाया है, ठीक है। तो आई थिंक बायलैटरल रिलेशंस इस वक्त आर न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव। राइट। ओवर कॉल हमारे साथ यहाँ गेस्ट मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CEO ऑफ आरिफ हबीब लिमिटेड। अस्सलाम वालेकुम शाहिद, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? ठीक ठाक जी, आई एम गुड। शाहिद, सबसे पहले ये बताइए कि ओवरऑल सिचुएशन मार्केट के हवाले से आज कुछ फाइनली रिलैक्सिंग मोड में दिखाई दिया, कुछ पॉजिटिविटी देखी गई, और मंडे के दिन यानी कि फर्स्ट डे ऑफ द मार्केट आज जो है वो ट्रेडिंग अच्छी देखी गई। फाइनली कहाँ ये किस सिम्त में जा रही है मार्केट, और इन्वेस्टर्स का क्या रुझान देखा जा रहा है? जी बिल्कुल आपकी बात सही है। आज थोड़ा कंसोलिडेशन रहा, और ये मार्केट के लिए जरूरी भी है कि थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज रहे और मार्केट में वोलेटिलिटी थोड़ी सी कम हो। तो आज हमने ये देखा इन्वेस्टर्स थोड़े से जो है वो इतने ज्यादा वरीड नहीं थे, इतने ज्यादा वोलेटिलिटी के सेंटिमेंट में नहीं थे, और थोड़ा सा नंबर्स के ऊपर और ज्यादा कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर डिस्कशन होके काम हो रहा था, which is fine, which is good, I think. और मेरे ख्याल से तो अब जो भी मैक्रो एनवायरनमेंट जो है, और जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और जो इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो ऑलरेडी प्राइस इन हो गई है मार्केट में। जो अब सितंबर के रिजल्ट्स आएंगे उसकी बेसिस पे मेरे ख्याल से थोड़ा सा लोग जो है वो अपनी जो है वो पोजीशंस ले रहे हैं। राइट, पोजीशंस तो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ईयर एंड तक आप मार्केट के सिनेरियो कैसे देख रहे हैं? क्या परफॉर्मेंस के नंबर्स बढ़ने वाले हैं और कितने बढ़ने वाले हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज जो फंडामेंटली हुआ है वो तो कमोडिटी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई है ना। तो कमोडिटी प्राइसेस के ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारी हर किसी की इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, और वो इनपुट कॉस्ट बढ़ने की वजह से अब ये देखना होगा कि ये जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर कैसा गया, और फिर अगला क्वार्टर किस तरीके से जो है वो मैनेज करते हैं हर कोई। तो जो हम पहले जो व्यू ले रहे थे वो इस वजह से ले रहे थे कि जो एजम्पशन जो थी वो ऑयल की प्राइस ज़रा नीचे की थी, और इसके अलावा दूसरी कमोडिटी की प्राइसेस नीचे की थी। अब ये सब चीज़ें ऊपर आ गई हैं, तो डेफिनेटली उसको हमें देखना होगा, रिजल्ट्स को सही तरीके से देखना होगा कि जो फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आया है वो कैसा आया है, और सेकंड क्वार्टर भी जाहिर है डीवैल्यूएशन इतना ज़्यादा हो चुका है, और इम्पोर्ट जो है वो बिल बढ़ेगा, और इसके अलावा हर किसी जो रॉ मटेरियल की प्राइस जो इम्पोर्ट प्राइस होगी वो ज़्यादा होगी। तो थोड़ा सा चैलेंज ज़रूर होगा, लेकिन मार्केट ने भी रिएक्ट तो कर ही लिया है। मार्केट अच्छी खासी 45,000 पे अब हो गई है। यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 48-49,000 होनी चाहिए थी, लेकिन ये फंडामेंटल्स की वजह से थोड़ी नीचे आ गई।
राइट शाहिद साहब, इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं। कुछ चैलेंजेस हैं जो नियर टर्म दिख रहे हैं, जैसे कल से स्टार्ट हो रहा है आईएमएफ के साथ जो एक रिवाइवल है उसके पैकेज का, तो आप क्या समझ रहे हैं कितना क्रूशल होगा और ये क्या चैलेंजिंग होगा पाकिस्तान के लिए, और ये दोबारा जो एक हम कहेंगे पैकेज है इसका रिवाइवल कितनी जल्दी पॉसिबल ये होगा? तो हमारे लिए बहुत जरूरी है आईएमएफ का पैकेज, और ये हमारी रिजर्व पोजीशन थोड़ी बेहतर होगी, और हमारे ऊपर जो दूसरे मल्टीलेटरल और जो लोन्स हैं वो भी हमारे लिए शुरू हो जाएंगे। तो आईएमएफ का पैकेज होना बहुत जरूरी है। अब जाहिर है फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो इनकी टीम है वो यही पिच करेंगे कि हमारे एफबीआर के रेवेन्यू बहुत अच्छे जा रहे हैं, और जो जो इनकी रिक्वायरमेंट होगी आईएमएफ की कि एनर्जी की प्राइसेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ाई जाए, वो पॉलिटिकली थोड़ा सा, और इसके अलावा इन्फ्लेशनरी भी इम्पैक्ट होता है उसका, तो वो अब देखेंगे कैसे ये मैनेज करते हैं इन सब चीज़ों को। लेकिन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द टीम टू रिकंसाइल ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज उनका पैकेज होना बहुत ज़रूरी है। पैकेज तो नो ब्रेनर है, मतलब इसके बगैर तो हम वी वोंट बी एबल टू मैनेज आवर बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन ना। तो वो आईएमएफ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से दूसरे डोर भी हमारे खुल जाएंगे जो हमारे मल्टीलेटरल लोन्स के। तो उसमें जितना अच्छे तरीके से निगोसिएशन हो जाए वो हमारे मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। एनर्जी की प्राइसेस अगर बढ़ाएंगे तो जाहिर है इंडस्ट्रियल जो है वो प्राइसेस, इंडस्ट्रियल आउटपुट थोड़े से महंगा हो जाएगा, और चूंकि उनकी कॉस्ट जाएगी और वो फिर इन्फ्लेशनरी ठीक ठाक होगा, और फिर हमारा डिस्काउंट रेट भी बढ़ सकता है। तो लेट्स सी कि ये कमोडिटी प्राइसेस नीचे जाएगी तो थोड़ी सी चीज़ें ब्रीदर होना शुरू। राइट, थैंक यू सो मच। शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस आईएमएफ के हवाले से भी, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस के हवाले से भी। साद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। साद, जैसे शाहिद साहब ने कहा कि चीज़ें काफ़ी हद तक सेटल होते हुए दिखाई दे रही हैं, लेकिन फंडामेंटल्स तो ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग हैं, सेंटिमेंट्स थोड़े से डाउन दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स के। योर टेक ऑन? आई थिंक वही वाली बात है कि अगर मार्केट का कॉन्फिडेंस के इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट अब तक जो हुआ है वो कंटिन्यू करेगा कि नहीं, वो शेक हुआ है। अच्छा, उसको किसी तरह अगर रिस्टोर कर दिया जाए, जाहिर अगर एक्सटर्नल कमोडिटी प्राइसेस अगर कम हो जाएं तो वहाँ से थोड़ा क्रिएट हो सकता है। बट आईएमएफ इज़ अ बिग बूस्ट। जब भी आईएमएफ प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है मार्केट को कॉन्फिडेंस ही आया है, बोथ इंटरनेशनल एंड लोकल। तो वो चीज़ वहाँ से काफ़ी रिस्टोर हो सकती है। जाहिर है हमें फिर भी चीज़ें मैनेज करनी होंगी, इंटरेस्ट रेट शायद थोड़े बढ़ाने होंगे, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए कुछ और मेजर्स लेने होंगे। वो चीज़ आने वाले महीनों में फिर हमें पता चलेगा कितने इफेक्टिव थे इनकी स्टेप्स। तो ये जो 25 बिप्स का फियर आप स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम में अपना इंट्रोडक्टरी कमेंट में दे रहे थे, तो वो यही था एक्चुअली कि ये ट्रेंड जो है वो दिखाई दे रहा है कि ये अपवर्ड दिखाई दे रहा है। जी देखें, अगर इंपोर्ट्स को रोकना है, कम करना है, तो जाहिर है 25 बिप्स से ज़्यादा करना होगा। तो स्टेट बैंक ने एक इंडिकेशन दे दिया था, एक मैसेज था इसमें कि अब हम बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जाहिर अगर पहला मूव बड़ा होगा तो मार्केट बहुत उस पर नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। सेकंड मूव बड़ा होगा, सेकंड मूव पॉसिबल है कि वो 25 बिप्स या 50 बिप्स का ही हो, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएंगे। बट इस तरह बढ़ाएंगे कि जब के आगे फ्यूचर में कोई बड़ा मूव करने की ज़रूरत ना पड़ जाए, जैसे 100 बिप्स या 200 बिप्स करना ना पड़ जाए एक साथ। जैसे कोविड के दिनों में 150 बिप्स एक साथ कम किए गए थे, बहुत रिलीफ मिला था मार्केट तो को भी और इन्वेस्टर्स को भी। देखिए वो क्राइसिस सिचुएशन था, तो अगर वो एक चीज़ थी जो एक रेमेडी बनकर आई थी। जी, तो हमने काफ़ी बेनिफिट भी किया। इकोनॉमी आपके रिकवरी पाथ पर आ गई, ग्रोथ पाथ पे क्विकली आ गई, बट अभी चीज़ों को स्टेबलाइज करने की ज़रूरत है। तो आई थिंक यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो बहुत नेगेटिव नहीं होगा। काफ़ी सारे सेक्टर्स भी ये समझते हैं कि जैसे सीमेंट सेक्टर आप ले लें, वो कहते हैं कि अगर 10% तक से कम रखे जाए इंटरेस्ट रेट्स तो फिर भी आपकी कंस्ट्रक्शन डिमांड ऐसे ही रहेगी। तो मतलब हम अभी भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं और कंस्ट्रक्शन डिमांड और बाकी चीज़ों की डिमांड इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर का आप जिक्र कर रहे हैं तो मैं सीमेंट का पूछते चलूँ। ऑब्वियसली ये तो एक अलग बात है एक्सपेंशन के लिए जो इंटरेस्ट रेट कितना अफेक्ट करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर बात की जाए कमोडिटी प्राइस की, जिसमें आपने कोल का जिक्र किया था, वो ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मतलब हायर साइड पे हैं। अब क्या इम्पैक्ट देंगे वो, और क्या सीमेंट के प्राइस भी अप होती हुई दिखाई दे रही है नियर फ्यूचर? देखिए अब उनके लिए रेमेडी ये होगा कि वो प्राइसेस बढ़ाएं अपने। जो उनकी कोल की कॉस्ट बढ़ी है, इनपुट कॉस्ट बढ़ी है उनकी,
उसको पास ऑन कर दे कंज्यूमर्स को। ठीक है। और चूंकि डिमांड स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, तो कंज्यूमर शायद बेयर भी कर ले अच्छा। हायर सीमेंट प्राइसेस। तो उस इंडस्ट्री को चाहिए कि वो प्राइसेस बढ़ाएं और अपनी ये कॉस्ट पास ऑन कर दें। ज़ाहिर अगर कोल प्राइसेस यहाँ से बढ़ती ही गई तो एक पॉइंट आएगा जब डिमांड भी डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी एट कोई हायर ऑल्टरनेट प्राइसेस। नहीं है, कोल मींस कोल ही, यहाँ पे लोग ऑल्टरनेट ढूंढना शुरू कर जी देते हैं ना। बिल्कुल, आई थिंक वो तो ऑल्टरनेट नहीं होगा। रॉ मटेरियल क्रिटिकल रॉ मटेरियल है सीमेंट अच्छा, के कितने लिए। प्राइस बढ़ सकते हैं पर बैग? क्या अपसाइड जाएंगे? 100 रुपीज़, 50 आई थिंक रुपीज़? एटलीस्ट 30 to 40 रुपीज़ पर बैग तो बनता है। जो रीसेंट कोल प्राइसेस जो बढ़ी हैं, ठीक है, बट पूरा पास ऑन करने के लिए शायद 50 रुपए पर बैग भी बढ़ा दें, विच इज़ लाइक 8 to 10% ऑफ द करंट प्राइस। राइट। तो वो करना पड़ जाएगा जी। ओके, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंस्ट्रक्शन पैकेज को जाएगा जो हमारे पास है? कुछ हद तक जाएगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू हाउसेस वगैरह ये चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो कुछ, बट उसका ऐसा नहीं होगा कि इमीडिएट एक डिमांड को बड़ा शॉक आएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता डिमांड को स्लो करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये हम अक्सर सवाल करते हैं, अक्सर एनालिसिस भी होता है इसके ऊपर, और जितने ज़्यादा बिल्डर्स आते हैं उनका भी यही चीज़ या पॉइंट होता है रेस करने के लिए कि जब कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाती है, जब डिलीवर करने का टाइम आता है प्रोजेक्ट्स का, तो वहाँ पे बिल्कुल कॉस्ट चेंज हो चुकी होती है। तो साथ ये तमाम चीज़ें कंपाइल होके यही सिनेरियो क्रिएट करेंगी कि जब आप प्रोजेक्ट पूरा डिलीवर करने का टाइम आएगा तो उसकी कॉस्ट कुछ और हो चुकी होगी। तो यहाँ पे किस चीज़ को ब्लेम किया जाएगा और क्या चीज़ें हैं, कोई बीच का रास्ता या क्या सोल्यूशन देखा जाएगा? इसमें देखिए, अभी जो सिचुएशन है इसमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, आउट ऑफ हैंड फैक्टर्स है जो गवर्नमेंट भी नहीं उसको रिजॉल्व कर सकती, ठीक है। तो ये तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, जाहिर है कि आपके जब प्रोजेक्ट ऑनलाइन आ जाएंगे और चीज़ें बिल्कुल ही उलट चुकी हैं, तो ये तो फिर आपके प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर्स हैं या उन्हीं को बेयर करना होगा, या फिर इवेंचुअली जो हाउसिंग प्राइसेस हैं उसमें वो पास ऑन होगा और कंज्यूमर को बेयर करना पड़ेगा इवेंचुअली। सेम गोज विद स्टील सेक्टर, वहाँ भी रॉ मटेरियल महंगा है, लेकिन वहाँ पे प्राइस भी हाइक हुए हैं। बिल्कुल, वहाँ पे प्राइसेस बढ़ी हैं, सीमेंट में नहीं बढ़ी हैं। अच्छा, ठीक है, तो सीमेंट में अभी पेंडिंग है प्राइस इंक्रीजेस। वो सरप्राइज हमें कभी भी मिल सकता है। वो कभी भी मिल सकता है। अच्छा, अगर इनको हम रिलेट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से, तो कैसा दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स, क्या करें और कितना जो है वो ले लें अगर बाय ऑन डिप्स के ऊपर आप ऑप्शन दें तो? देखिए, अगर सीमेंट प्राइसेस बढ़ रही हैं, अगर IMF का प्रोग्राम रीस्टार्ट होता है, इकोनॉमी हम स्टेबलाइज कर पाते हैं, तो सीमेंट आर एट वेरी गुड लेवल्स। तो जो क्वालिटी सीमेंट नेम्स हैं जिसमें लकी सीमेंट, DG, मेपल लीफ सीमेंट, इसमें अभी अच्छे लेवल्स हैं, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। साथ साथ हमारे दूसरे सेक्टर्स जो हैं उसमें टेक इज़ अ शाइनिंग स्टार, क्योंकि वो ग्रो भी कर रहा है और उसने डॉलर रुपी डेप्रिसिएशन से भी बेनिफिट ले रहा है। तो टेक हम आज भी हमने परफॉर्म होते हुए देखा है टेक सेक्टर को, तो यहाँ से टेक सेक्टर ज़रूर होना चाहिए हर किसी के पोर्टफोलियो में। बाकी टेक्सटाइल्स और कुछ हद तक आप सिलेक्टेड बैंक्स, सिलेक्टेड ऑटोस, इस तरह की कंपनीज आप रख सकते हैं। पूरा एक बंडल आपने बता दिया अपनी बास्केट को कैसे फिलअप करना है, तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप पूछती चलती हूँ, आप फिक्र नहीं करें, इन्वेस्टर्स को बोल रही हूँ मैं। अच्छा, साथ ये बताइए कि इसके साथ साथ आपने टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो पहले मैं चाहूँगी कि मैं एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो गैप है उसको पूछती चलूँ। टेक्सटाइल का भी जिक्र किया, वो अपनी डिमांड फुलफिल करते हुए दिखाई दे रहा है टेक्सटाइल सेक्टर। IT अभी थोड़ा सा एक न्यू बॉर्न सेक्टर है जिसकी एक मैच्योरिटी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आने वाले दिनों में जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं और कौन कौन से सेक्टर से लिंक करते हुए आप देख रहे हैं? हमारे जो मेजर एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 60% तो ज़ाहिर है टेक्सटाइल्स है, उसके बाद राइस एक्सपोर्ट्स हमारे इज़ द सेकंड लार्जेस्ट। अच्छा। और फिर हमारे सर्जिकल गुड्स और स्पोर्ट्स गुड्स, इस तरह के एक्सपोर्ट्स आ जाते हैं, बट उनका क्वांटम रिलेटिवली कम है। तो ज़्यादातर आप कह लें ओनर्स जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर पर ही है। अच्छा। और जैसे आपने कहा कि टेक बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, पर वो छोटा है, तो वो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा, और गैप भी बहुत बड़ा है। हमारे एक इम्पोर्ट जो हैं वो क्लोज टू $6 बिलियन हैं, हमारे एक्सपोर्ट जो हैं वो $2.5 बिलियन हैं। तो डेफिसिट जो है वो $3.5 बिलियन का वो रेमिटेंसेस फिल करता है और बाकी सारा करंट अकाउंट डेफिसिट होता है।
ठीक है, तो वो बहुत बड़ा डेफिसिट है, उसको ग्रो करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ेंगे, नई इंडस्ट्रीज को रिवाइव करना होगा। क्या कोई एक्सपोर्ट पॉलिसी हम नियर टर्म में विटनेस करने वाले हैं, कोई ऐसी छोटी सी एक पॉलिसी? टेक्सटाइल पॉलिसी इज़ इन द वर्क्स, गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है, और हमने ये भी देखा है कि बाकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, ऑटो पॉलिसी में भी इस तरह की बात हुई है कि उनको इस तरह इंसेंटिव्स देंगे कि वो गाड़ियाँ भी एक्सपोर्ट कर सकें कुछ लो इनकम कंट्रीज़ में या जहाँ भी कर सकते हैं। तो इस तरह गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री को इंसेंटिवाइज करेगी। स्टेट बैंक ने भी किया है कि वो अपनी जो कमोडिटी है या प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकें। राइट, कमोडिटी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत मौजूद है। हम अगर बात करें टूरिज़्म की, तो यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त पोटेंशियल है कि इससे भी बिज़नेस किया जा सकता है। तो आप समझते हैं जो प्रमोशन देखी जा रही है हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त सीनरीज़ हैं, तो ये भी एक बिज़नेस है जो कि छोटे तबके पे शुरू किए जा सकते हैं। जी, अभी इंटरनल टूरिज़्म तो आपको आइडिया है इज़ ऑन द राइज, बट इंटरनेशनल टूरिज़्म को अट्रैक्ट करना टू आर नॉर्दर्न एरियाज़ डिफ़िकल्ट होगा इस वक्त बिकॉज ऑफ द अफ़गानिस्तान सिचुएशन। तो अब अट्रैक्ट करना मुश्किल होगा, बट ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा पोटेंशियल है जिस पे गवर्नमेंट फोकस रिक्वायर्ड है, और इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। अगर आपने थोड़ी सी भी इन्वेस्टमेंट कर दी आप बहुत अट्रैक्ट कर सकते हैं इसमें। साथ साथ अगर रीजन के सिक्योरिटी सिचुएशन भी इम्प्रूव होती है तो हमारे लिए ये आगे जाकर एक एक्सपोर्ट का एक और बड़ा सोर्स बन सकता है। जैसे अगर आप एशिया में दूसरे कंट्रीज़ को देखेंगे, वियतनाम, थाईलैंड, उनके लिए टूरिज़्म एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है, तो पाकिस्तान के लिए भी हो सकता है, बट जाहिर है ये 5 से 10 साल वाली बात है, ये इमीडिएटली हम नहीं अचीव कर सकते। जो पॉलिसीज़ आ रही हैं उनको लॉन्ग टर्म रखा जाए और उनको ज़्यादातर फोकस किया जाए तो हम चीज़ें बेहतर होते हुए देख सकते हैं। साथ हमारे साथ मौजूद हैं, साथ मैं करेंसी के बारे में आपसे पूछना चाहूँगी, लेकिन अभी हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज़ और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,12,400 रुपीज़, गोल्ड पर 10 ग्राम 96,400 रुपीज़, इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर अराउंड 1,749.15 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल $75.97 डॉलर एंड ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल $79.44 डॉलर। काफ़ी हद तक ऑयल प्राइसेस हाई होते हुए दिखाई दे रहे हैं। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198.50, सेलिंग वॉज 200 रुपीज़। यूके पाउंड बाइंग रही 232 रुपीज़, selling was 234.50 US dollar, buying rahi 172.30, selling was 173.30, and Chinese yuan buying rahi 23.70, selling was 23.85. Saudi Riyal buying rahi 45 rupees, selling was 45.50. UAE dirham buying at 46.50, selling was 47 rupees. Kuwaiti dinar buying rahi 481.50, selling was 484 rupees. And lastly, Omani Riyal buying rahi 392.60, selling was 394.60. ये था फॉरेक्स और कमोडिटीज़ का लेटेस्ट अपडेट। हम देख रहे हैं डॉलर की खासकर एप्रिसिएशन देखी जा रही है, और इसके साथ साथ गोल्ड प्राइस भी अभी अपवर्ड ही ट्रेंड शो कर रहे हैं, और इंटरनेशनली ऑयल प्राइस भी इम्पैक्ट दे रहे हैं इन्फ्लेशन को। इट मीन्स कि ये तमाम चैलेंजेस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको टैकल करना ज़रूरी है और नीड ऑफ द आवर भी है। करेंसीज़ की बात हो रही है, साथ से पूछते हैं साथ एक एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे दिखाई दे रही है डॉलर के हवाले से। कुछ चीज़ें भी, कुछ ऐसे मेजर्स भी लिए गए जिसमें कुछ इन्वेस्टमेंट की गई या फिर हम कहेंगे इंजेक्ट किया गया ताकि डॉलर को स्टेबलाइज कर सकें, लेकिन अभी भी चीज़ें जो है वो हाथों से निकलती हुई दिखाई दे रही। ऐसा क्यों, और लूप होल कहाँ पर है? देखिए, डॉलर हमारी दो चीज़ों से प्रेशर में आता है, या रुपी हमारा दो चीज़ों से प्रेशर में आता है अगेंस्ट द डॉलर। एक हमारे जो इंपोर्ट पेमेंट्स होते हैं, ठीक है, और सेकेंडली हमारे डेट जो पेमेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल डेट जो लिया होता है उसकी रीपेमेंट्स होती हैं। ये दो चीज़ें प्रेशर डालती हैं। इस वक्त सारा जो करंट अकाउंट का दारोमदार है वो इंपोर्ट्स की वजह से है। हमारे इंपोर्ट्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हो चुके हैं। जो इंपोर्ट्स हमारे पिछले साल इस वक्त 3 से $3.5 बिलियन के होते थे, आज वो $6 बिलियन के हैं, और एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस में उस नौयत की ग्रोथ नहीं आई है। तो वो चीज़ डॉलर को प्रेशर डाल रही है, और स्टेट बैंक का स्टांस इसमें यह है कि वो रुपी को डेप्रिशिएट होने दे रहा है ताकि इंपोर्ट्स हमारे लिए महंगे हो जाएं और इंपोर्ट्स खुद ही कम हो जाएं, ताकि उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ना बढ़ाना पड़े। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इंपोर्ट्स इज़ द करेंसी। तो इस वजह से हम ये देख रहे हैं कि करेंसी स्लिप ही होती जा रही है, और स्टेट बैंक को भी बहुत ज़्यादा
इंटरवीन नहीं कर रहा इस मार्केट में जो पहले Right. हुआ करता था। राइट एक चीज़ जो और चैलेंज है मैं उसके बारे में भी पूछना चाहूँगी, जो पेंडोरा पेपर्स आए हैं जी। उसके बारे में बताइएगा, क्या कॉशियसनेस देखी जाएगी और उसके फर्दर इम्पैक्ट्स क्या हो सकते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि वो तो हमने डिस्कस कर लिया ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर साहब का और ये जो बिज़नेस कम्युनिटी का था, जी। लेकिन फर्दर क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? इसमें दो चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं कि थोड़ा कंसर्निंग हो सकता है आगे जाके। एक तो ज़ाहिर है इसमें फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं उनका भी नाम आया है, और सेकेंडली जो हमारी अभी गवर्नमेंट है उसमें जो कोalition पार्टनर्स हैं उनमें से कुछ लोगों का नाम आया है या उनके एसोसिएट्स का नाम आया है। तो अगर ये इन दो प्रेशर पॉइंट्स पे कुछ डेवलपमेंट होती है, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर री इलेक्ट नहीं होते और वहाँ से एक डिरेलमेंट क्रिएट हो जाती है, या कोalition पार्टनर्स में से आपके कुछ पार्टनर्स दे मूव अवे फ्रॉम द कोalition, तो ये आपका पूरा थोड़ा डिरेलमेंट हो सकता है। मतलब जो रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं और जो हम इकोनॉमी को create हो स्टेबलाइज कर सकती रहे है। हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे जैसे आप कह रही हैं। तो ये ज़ाहिर है सेंटिमेंट मज़ीद वीक कर सकता है। अभी जैसे आज बाजार ने रिएक्ट किया है इस पे, इसको इतना बड़ा रिस्क नहीं समझ रहे, बट ज़ाहिर है इस पे कॉशियस व्यू है। कॉशियस व्यू है इन द फ्यूचर कि जी। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई ऐसी डेवलपमेंट हो तो जो इम्पैक्ट देते हुए दिखाई दे। करेंसी जी। की बात हो रही थी, साथ हम यही बोल रहे थे कि लूप होल दिखाई दे रहा है, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली जब करेंसी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो इंपोर्ट बिल के जो डॉलर प्राइस होते हैं वो भी हमें रिएक्ट करते हैं। अब जबकि हम काफ़ी हद तक रेगुलेटरी ड्यूटीज़ भी लगाई जा रही हैं नॉन एसेंशियल आइटम्स के ऊपर, तो वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती हैं? लास्ट टाइम जब अगर हम 2018-19 वाला पीरियड देखें तो यही मेजर्स लिए गए थे, तो हमने ये लेसन सीखा है कि एक मेजर अलोन कैन नॉट कंट्रोल दिस प्रॉब्लम, यू नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर्स। तो मॉनेटरी टाइटनिंग भी ज़रूरत है, रुपी डेप्रिसिएशन भी रिक्वायर्ड है, राइट। और सेकेंडली आपके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जैसे यहाँ मैं आपको import साथ duty पॉज बढ़ानी करूंगी। है। हमारे साथ अमजद वहीद साहब मौजूद हैं, सीईओ ऑफ एनबीपी फंड्स, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम नताशा। सर सबसे पहले ये बताइए, एक पॉजिटिविटी देखी जा रही है मार्केट के अंदर और बहुत ज़बरदस्त एक तेज़ी भी देखी जा रही है, न्यू आईपीओज आ रहे हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं जो न्यू ट्रेंड देखा जा रहा है? जी, स्टॉक मार्केट लास्ट ईयर तो फिस्कल ईयर में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, कोई 34% के करीब। अभी पिछले 2-3 महीने से थोड़ी सी साइडवेज है, थोड़ी सी डाउन भी गई है, मगर मेरे ख्याल में कॉर्पोरेट अर्निंग्स रिजल्ट्स बड़े अच्छे आ रहे हैं, कंपनीज के प्राइस, कंपनी के ये स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन बड़ी अच्छी है और लिक्विडिटी भी है। तो मेरा ख्याल है कि आगे जाते हुए मार्केट में मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। राइट सर, आपने पिछले 2-3 माह का जिक्र किया, तो उसके अंदर मैं पूछती चलूँ, कुछ ऐसे सिनेरियो भी देखे गए या कुछ ऐसे सीन्स भी हमने देखे मार्केट के अंदर ड्यूरिंग ट्रेडिंग आवर्स मार्केट बहुत ज़बरदस्त जा रही थी और फिर अचानक से जो है वो एक डिमोलिश होती हुई दिखाई दी, तो ऐसा भी कोई सिनेरियो इंस्टीट्यूशंस की तरफ से किसी ने ब्लेम किया, किसी ने कहा कि नहीं वो इंडिविजुअल्स की तरफ है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, मार्केट में हर टाइम बायर और सेलर होता है, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, वो फॉरेन सेलर भी हो सकता है। बल्कि पिछले कुछ अरसे में जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा माल बेचा है और जो लोकल हैं उन्होंने ख़रीदा है माल। तो अगर बल्कि लोकल ना खरीदे तो मार्केट और गिरती। तो ये तो पार्ट ऑफ मार्केट है, कोई बेच रहा होता है, कोई ख़रीद रहा होता है। और जब थोड़ा सा ऐसी कोई खबर आ जाती है जिस तरह कि यूएस पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं जा रहे या जो तालिबान की सिचुएशन हो रही है, तो फिर मार्केट ऑब्वियसली लोग फिर अपने स्टॉक मार्केट में कुछ निकल जाते हैं। बट मेरा अपना ख्याल ये है कि ये भी आईएमएफ से आज एग्रीमेंट शुरू हो रहा है और बातचीत शुरू हो रही है और इंशाल्लाह आईएमएफ से हमारा एग्रीमेंट हो जाएगा तो मार्केट में एक अच्छी खासी अपसाइड आनी चाहिए, क्योंकि अभी शेयर्स काफ़ी लोअर लेवल पे ट्रेड हो रहे हैं। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई दे रही है। सर इसके साथ साथ आपने फॉरेनर्स का जिक्र किया, तो सर क्या लूप होल है या क्या ऐसा मेजर है जो हम मिस कर जाते हैं, कौन सा ऐसा मिसिंग पॉइंट है जो हमारे से हमेशा रह जाता है और फॉरेनर्स अट्रैक्ट नहीं हो पाते हैं? देखिए, हमारी एक तो मार्केट बहुत छोटी है उनके स्टैंडर्ड से। हम इमर्जिंग मार्केट में सिर्फ 2 पैसे 0.02% थे, तो वो बड़ी मार्केट्स के पीछे ज्यादा जाते हैं ग्रेजुअली। हमारी मार्केट क्योंकि बहुत छोटी है साइज में, तो इसलिए उनका इतना इंटरेस्ट नहीं होता। फिर कुछ ना कुछ ऐसी खबर भी लग जाती है इंटरनेशनल मीडिया पे जो थोड़ा सा अभी तो रिसेंट जो अफगानिस्तान की सिचुएशन ये वो
उससे भी वो थोड़े घबरा जाते हैं, फिर जब करेंसी भी डिवैल्यू होती है तो वो उससे भी घबरा के निकल जाते हैं। तो मगर अब फॉरेनर्स का माल कम रह गया मार्केट में, उन्होंने काफ़ी पिछले 3-4 साल में काफ़ी सेलिंग की है और अब उनकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी कम रह गई है। तो मेरा ख्याल है कि अब उनकी सेलिंग भी कम हो जाएगी और इंशाल्लाह जो लोकल इन्वेस्टर्स हैं उनकी बाइंग से ज़्यादा होगी तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। सर, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़बरदस्त दिखाई देती है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी अब पाकिस्तान में ऑब्वियसली देखी जा रही है पिछले 10 सालों से। आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर चीज़ें या फिर फॉरेनर्स क्यों अट्रैक्ट नहीं कर रहे? क्योंकि प्राइस अर्निंग मल्टीपल्स की बात की जाए तो पूरे रीजन में सबसे चीप दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है वो वर्ल्ड्स नंबर 1 थी परफॉर्मिंग मार्केट ड्यूरिंग कोविड, हमने देखा था। इस चैलेंज के होने के बावजूद ये तमाम चीज़ें भी मिलकर जो है वो हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, उनको अट्रैक्ट नहीं कर पा रही, ऐसा क्यों? देखिए, जिस तरह मैंने कहा, हमारी स्टॉक मार्केट का साइज उनके हिसाब से, उनकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत छोटा है और लिक्विड, हमारी मार्केट उनके लेवल से लिक्विड भी नहीं है। तो इसलिए उनका इंटरेस्ट, इसलिए हमें इमर्जिंग मार्केट से उन्होंने फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया, बिकॉज हमारा साइज, फिर वैसे भी क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हुई है पिछले कुछ सालों में और शेयर स्टॉक मार्केट भी उतनी नहीं बढ़ी, तो हमारा साइज और छोटा श्रिंक हो गया इमर्जिंग मार्केट्स के साइज के हिसाब से। तो इसलिए मेरा ख्याल है हमें फॉरेनर्स पे ज़्यादा रहना भी नहीं चाहिए। लोकल इन्वेस्टर्स के पास बहुत पैसा है, वो भी पड़ा हुआ है बैंकों में, सेविंग स्कीम्स में और एट लो रिटर्न। आपको पता है इंटरेस्ट रेट तो काफ़ी कम हो गए हैं पाकिस्तान में। तो सो आई थिंक वो पैसा आस्ता सब स्टॉक मार्केट की तरफ आएगा और IMF के साथ एग्रीमेंट हो जाए तो दिस कुड बी अ टर्निंग पॉइंट। फिर इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बेहतर हो जाएगा। तो हमारा लोकल ही बहुत ज़्यादा लोगों के पास पैसा है, बट थोड़ा सा अगर उनका ये IMF वगैरह पे कॉन्फिडेंस आ जाए, हम IMF प्रोग्राम में दोबारा हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि मार्केट ऊपर पे जाने लग जाएगी, बेटरमेंट की तरफ आ सकती है। थैंक यू सो मच अमजद वहीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस और ऑब्वियसली येस IMF की टॉक्स के बाद जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा, जिसमें इन्वेस्टर्स का एक कम बैक मार्केट के अंदर हो सकता है। साथ से पूछते हैं, साथ चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ आ रही हैं। अब जैसे अमजद वहीद साहब ने जिक्र किया कि हमारा साइज़ बहुत छोटा था इमर्जिंग मार्केट में 0.02% का, तो आप समझते हैं कि ये चीज़ें, यानी कि जो हमारा वेटेज है वो काफ़ी कम था, तो आप समझते हैं कि चीज़ें जो हैं, यानी कि अगर हम फॉरेनर्स की बात कर रहे हैं, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन की इतनी ज़्यादा दिखाई दे रही हैं, फॉरेनर्स फिर भी अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, उनके फिर भी इश्यूज़ आ रहे हैं, वेटेज कम है या इस टाइप के इश्यूज़ डिफरेंट? इसमें अभी कुछ रीसेंट सालों में एक और चीज़ भी हुई है जिसकी वजह से हमने फॉरेन इंटरेस्ट लूज़ किया है। अच्छा। फॉरेनर्स का ग्लोबली बैंक्स और ऑयल सेक्टर्स पे व्यू बहुत नेगेटिव है, वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते इस पे। वो अब टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जहाँ भी आप देखेंगे, जिन भी कंट्रीज़ में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में ज़्यादा उनका इंटरेस्ट है। और हमारी भी जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स है उसमें आज भी फॉरेन बाइंग है। बाकी सेक्टर्स में सेलिंग होगी, बट टेक स्टॉक्स में बाइंग है। तो अगर हमारे इंडेक्स में और टेक स्टॉक्स आ जाते हैं, कल एक लिस्ट होने वाला है ऑक्टोपस, तो वो बाज़ार में एक और एडिशन होगा। तो इसी तरह अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हो सकता है कि आने वाले सालों में हम फॉरेन इंटरेस्ट और देखें, क्योंकि वो टेक सेक्टर पसंद करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट आप अट्रैक्ट करवा सकते हैं। फ्लरिश बिजनेस पसंद करते हैं, जो जी, बिजनेस हाई आजकल ग्रोथ, चल रहा है, हाई ग्रोथ कंज्यूमर बिजनेसेस, बिल्कुल। और 100% ग्रोथ देखी गई है आई गेस, जो जी, हमने जी, IT के सेक्टर्स जी। के अंदर जो स्क्रिप्ट्स देखे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ आपने कहा कि बिजनेस एक जो जॉनरा है वो चेंज हो गया है, उनका एक स्टाइल चेंज हो गया है, बिज़नेस करने के तरीके चेंज हो गए। अब ज़्यादातर ई-कॉमर्स, ऑनलाइन बिजनेसेस और ऑब्वियसली ये टेक्नोलॉजी से रिलेट करते हुए बिज़नेस दिखाई दे रहे हैं। तो नियर फ्यूचर हम कुछ अच्छा विटनेस करने वाले हैं IT के हवाले से, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा संभलती हुई दिखाई दे रही हैं, कंपनीज़ बन रही हैं, जैसे कि न्यू लिस्टेड कंपनीज़ भी आ रही हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो अब बहुत बेहतरीन वक्त है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि स्टार्टअप्स फॉरेन मनी अट्रैक्ट कर पाए हैं। हमने 200-250 मिलियन डॉलर इस साल अट्रैक्ट किए हैं स्टार्टअप्स जो हैं हमारे। और जो पब्लिक एक्विटीज़ है, जो हमारी एक्विटी मार्केट में टेक स्टॉक्स हैं, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट आ रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले सालों में हम लिस्टिंग भी ज़्यादा देखेंगे। अच्छा। हम फॉरेन मनी और ग्रो होते हुए देखेंगे, क्योंकि एक स्नोबॉल इफेक्ट होता है। तो जाहिर है अगर मेरे पास आज कोई आइडिया है एक टेक कंपनी लॉन्च करने का और मैं देख रहा हूँ कितने पैसे आ रहे हैं, तो मैं उस आइडिया को किक स्टार्ट करूँगा, उस पर ज़्यादा
ज़ोर से काम करूँगा ताकि वो भी एक सक्सेसफुल प्लान हो सके, उसमें भी पैसे आ सकें और कल को वो भी लिस्ट हो जाए एंड इट्स अ सक्सेस स्टोरी, राइट। तो ये चीज़ एक स्नोबॉल इफेक्ट क्रिएट कर सकती है एंड दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान। राइट अच्छा, सेक्टर्स की बात हो रही थी, हम बीच में गैप कर गए थे, तो मैं चाहती हूँ मैं सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस की आपसे जो है वो जी। डिस्कशन करूँ और आप कंटिन्यूस उसके आंसर्स दें। अब आईटी सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है, और जो IT आपने बास्केट में रेशो बोला है वो कितना रेशो होना चाहिए? आई थिंक फ्लरिश कर रहा है आईटी सेक्टर। अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो 15 to 20% आप आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म स्टोरीज। रुपी अगर डिप्रिशिएट भी होता है यहाँ से मज़ीद वो बेनिफिट करते हैं, उसके बावजूद भी उनकी जो मार्केट्स हैं, कस्टमर्स हैं, वो ग्लोबल हैं, तो किसी एक कंट्री से अफेक्ट नहीं होते या किसी एक इवेंट से अफेक्ट नहीं होते। तो वो उनके लिए ग्रोथ पोटेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अभी भी हमारी टेक कंपनीज बहुत छोटी हैं, तो वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकती हैं। मार्जिन बहुत ज़्यादा है जी। अभी। इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल सेक्टर कैसा दिखाई दे रहा है? फार्मास्यूटिकल सेक्टर चूँकि अभी रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, वो अच्छा। अपने रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करते हैं, तो उनके मार्जिन्स कम होंगे। पॉसिबल है कि वो परफॉर्म ना करें आने वाले दिनों में। थैंक यू सो मच साद अली, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल एनालिसिस आज के दिन हमने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस सेक्टर वाइज जो एक उनकी देखी जा रही है परफॉर्मेंस, उसके ऊपर भी डिस्कशन की। इसके साथ साथ इंटरनेशनल जो रिलेशन देखे जा रहे हैं, अभी जो सिनेरियो बिल्डअप हो रहा है, इसके साथ साथ इंटरेस्ट रेट कहाँ जा रहे हैं, हमने डिटेल डिस्कशन की। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।